हाय फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन के में बताया था कि हम कैलकुलस यूनिट से स्टार्ट करेंगे। तो कैलकुलस यूनिट में 6 टॉपिक हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया जा चुका है। तो आज स्टार्ट होना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसके अंदर 2 टॉपिक हैं, एक कंटिन्यूटी और एक डिफरेंशियबिलिटी। 3-4 पार्ट में हम लोग कंटिन्यूटी को खत्म कर लेंगे, इसके बाद डिफरेंशियबिलिटी को शुरू करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है आपका कंटिन्यूटी। ये 11th का लिमिट बेस्ड चैप्टर है, आपने पढ़ रखा होगा चैप्टर लिमिट। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। ठीक, कंटिन्यूटी वर्ड के रूट वर्ड पर अगर हम लोग जाएं तो हम लोगों को पता चल रहा है कंटिन्यूअस की तरफ दिमाग जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लगातार, कोई चीज लगातार होना। व्यवहारिक भाषा में अगर हम लोग देखें तो जैसे कि मान लीजिए आपके घर में लाइट आ रही है और वो खंभे से जुड़ा हुआ है, तो उस तार में लगातार करंट बह रहा है। अगर बीच में तार कहीं कट हो जाए तो आपके घर में लाइट आना बंद हो जाएगी, यानी कि आप लोग कहेंगे कि लाइट डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक, उसको डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। तो ये हम लोग की व्यवहारिक भाषा हो गई। लेकिन अगर हम लोग इसको मैथ में समझे कि मैथ की दृष्टि से देखेंगे कि कंटिन्यूअस और कंटिन्यूटी क्या है, तो मैथ में यार ग्राफ बेस्ड ये चैप्टर है। ग्राफ बेस्ड चैप्टर का क्या मतलब है, इस बात को समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई भी फंक्शन लिया y = fx, ये फंक्शन है। अगर इस फंक्शन का मैंने ग्राफ बनाया, तो जैसे मान लीजिए ये क्या है x अक्ष, ये क्या है y अक्ष। अगर इसका ग्राफ बना रहे हैं और इसका ग्राफ मान लीजिए कुछ इस तरह से बन रहा है, तो देखिए इस ग्राफ को बनाते समय जब मैंने बनाया ग्राफ, तो यहां से शुरू किया और यहां तक चले गए, इसके बीच में कहीं पर भी ये ग्राफ टूटा नहीं। अगर ये ग्राफ टूट जाता तो हम लोग कहते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये ग्राफ टूट जाता तो हम लोग यही कहते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर ग्राफ नहीं टूटा तो हम लोग कह रहे हैं कंटिन्यूअस है। जैसे हम लोग सीखते हैं, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है x² + y² = r², ये लिखा हुआ है। कक्षा 11 याद आ रही होगी, कोऑर्डिनेट। ये वृत्त का समीकरण है, वृत्त का। ठीक, आइए अगर हम लोग वृत्त का अच्छे से बनाते हैं तो वृत्त इस तरीके से बनता है। एक ऐसा वृत्त है जिसके केंद्र मूल बिंदु है, अर्थात 0,0। ये देखिए, अब आपने इसका ग्राफ बनाया, देखिए क्या पता चला। इस ग्राफ को बनाने से पता चला कि इस पर भी एक बार भी आपने पेन को उठाया नहीं, यानी कि ग्राफ कहीं से टूटा नहीं। अगर ये ग्राफ कहीं से टूटा नहीं, अगर ग्राफ कहीं से नहीं टूटा, तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि ये फंक्शन भी कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कहना क्या चाहता हूं, कंटिन्यूअस की परिभाषा अगर हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं कि यदि कोई फंक्शन अगर उसका चित्र बनाते समय अगर भंग हो जाए, अगर वो वक्र भंग हो जाए या टूट जाए कहीं से, अगर वक्र टूट गया तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, और वो वक्र अगर नहीं टूटा तो फिर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। आइए मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जिसमें कि आप ये देखिए कि वो फंक्शन होगा और वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखिएगा, जैसे कि आपके सामने लिख दिया जाए, जैसे x² / a² + y² / b² = 1। ये क्या है? ये दीर्घवृत्त है। और इसी तरह ये लिख दिया जाए x² / a² - y² / b² = 1। ये क्या है? ये परवलय है। अगर इसका चित्र बनाते हैं, अच्छा कभी बच्चों के मन में ये ना आए, अगर बच्चों के मन में कभी ये बात कभी भी ना आए कि ये मैं ऐसा खींचता हूं, ये खींचता हूं, यार तो बेटा याद रखना, जितनी भी चीजें हम लोग कर रहे हैं ये सब 2D है, और 2D में हमेशा x अक्ष और y अक्ष हमेशा अपने आप ही इंक्लूड होता है। तो किसी के बच्चे मन में ये ना पसंद आए कि जब मैं ये बनाता हूं तो अभी तो पेन उठा लेता हूं, ये बात किसी के मन में अगर आती है तो वो गलत है। ये हमेशा आपके पास पहले से बना हुआ है। तो जैसे कि मान लीजिए ये है, अगर इसका चित्र बनाते हैं तो देखिए इसका चित्र ऐसा बन जाता है। अब देखिए एक बार भी करना है टूटा, और लेकिन अगर इसका चित्र बनाए तो ये देखिएगा, ये अब देखिए ये वाला पार्ट बनाने के लिए मुझे मार्कर को उठाना पड़ा ना। ये देखिए ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, तो मार्कर को उठ गया, और मार्कर उठ गया यानी ग्राफ टूट गया, और ग्राफ टूट गया तो इसका मतलब ये कैसा फलन है, डिसकंटिन्यूअस है, अर्थात असतत है। और ये कैसा है, कंटिन्यूअस है, अर्थात सतत। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आप सतत और असतत के एग्जाम्पल वीडियो को पॉज करके बना लीजिए और अपने हिसाब से परिभाषा लिख लीजिए, जैसे अपनी लैंग्वेज में। क्योंकि मैथमेटिकली का मतलब ये नहीं कि कोई एक परिभाषा हम अपने मुंह से बोले वही आप लिखें, जो आपको सरल लगे। ठीक, सीधी सी परिभाषा ये कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाते समय यदि
पेन उठ जाए यानी कि वो ग्राफ टूट जाए। अगर ग्राफ टूट गया तो वो असतत फलन, और ग्राफ अगर नहीं टूटा तो सतत फलन। अब हम लोगों ने 11th क्लास में, आई थिंक सब लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, अब हम लोगों ने 11th क्लास में चैप्टर पर रखा था लिमिट। याद है सभी लोगों को? आइए थोड़ा सा फोकस करते हैं उस पर। जैसे कहीं पर लिखा हुआ था y बराबर fx, ये कहीं पर लिखा हुआ है, और मैं कहता हूं x टेंड्स टू a, और यहां पर ऐसा लिखा रहता था लिमिट x टेंड्स टू a। तो अगर ये इस पर अप्लाई हो जाता था तो ये कुछ इस तरह से बन जाता था f ऑफ a। ठीक, ये बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि कोई भी फंक्शन अगर वो लिमिट चर के लिए a पर डिपेंड है तो fx कन्वर्ट हो जाता है किस पर, fa पर। ठीक, अब बात आती है कि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं, हिंदी में कि लिमिट का अस्तित्व है कि नहीं, सीमा का अस्तित्व है कि नहीं। तो इस बात पर लोग विचार करें तो कक्षा 11 में लोगों ने पढ़ रखा था आरएचएल एंड एलएचएल, अर्थात राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि वाम पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा। ठीक, तो अब वो क्या बात थी, आइए उसको भी समझते हैं। मैं कहता हूं कि लिमिट का अगर एग्जिस्ट पता करना है कि लिमिट एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, सीमा अस्तित्व में है कि नहीं, तो हम लोगों को दो चीजों का पता करना जरूरी था, एक एलएचएल और एक आरएचएल। ठीक, तो ये क्या चीज है, आइए समझते हैं कि ये क्या चीज है। ये कक्षा 11 में पढ़ा गया था, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कक्षा 11 में ये चीज नहीं हो सकता पढ़ी, हो सकता पढ़ी नहीं, देखते हैं। जैसे y बराबर fx ये है, और अगर यहां पर मैंने कहा कि इसका वक्र कुछ इस तरह से है। अब जैसे कि आपको चेक करना है x टेंड्स टू a पर, तो ये मैंने क्या किया, यहां पर x अक्ष में a दूरी चल दी है। ठीक, समझिएगा बहुत, क्योंकि अगर आपको लिमिट का अगर ये नहीं है तो आपको कंटिन्यूटी चैप्टर फिर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा था कि ये लिमिट बेस्ड चैप्टर है। ये x अक्ष में मैंने a दूरी चल दी, अगर a दूरी चल दी तो इसको क्या बोलोगे आप, इस लाइन को क्या कहोगे, x बराबर a। ठीक, बहुत छोटी सी दूरी, मैंने बहुत छोटी, लगभग उसको, उस दूरी को मैंने किससे प्रदर्शित किया, उस दूरी को मैं प्रदर्शित कर रहा हूं x से। ठीक, और वो दूरी जीरो नहीं है लेकिन लगभग क्या है, जीरो के बराबर, तो इसलिए उसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। ठीक, तो अब मैंने क्या कहा कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आपकी, वो डिस्टेंस है a। अगर इससे थोड़ी सी, एक कदम, थोड़ा, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, मतलब कितनी कदम h डिस्टेंस कवर हो सके, और ये मैंने h डिस्टेंस ली, h डिस्टेंस। ठीक, छोटा आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं छोटा लिखा हूं। ठीक है, यहां पर आप ध्यान दें, ये h दूरी लिखी है, h हाँ, ये वास्तव में बहुत छोटा, लेकिन अगर बहुत छोटा लिखूंगा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि मैं कर क्या रहा हूं। ये पूरी दूरी है a और ये दूरी है h, तो अब आप बताइए इतनी दूरी क्या बची। अगर मान लीजिए पूरी दूरी 100 है और इतनी दूरी 20 है, तो इतनी 80 बचती है। अगर पूरी दूरी 5 है और इतनी दूरी 3 है, तो इतनी दूरी क्या बचेगी, 2 बचेगी। बस मैं कह रहा हूं कि ये टोटल डिस्टेंस 10 है और 10 डिस्टेंस में इतनी दूरी 2 है, इतनी दूरी 2 है, तो इतनी क्या बोलेंगे 8। तो अगर ये 8 कैसे आता है, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस a है और इतनी डिस्टेंस h है, तो इतनी डिस्टेंस निकालने के लिए आपको टोटल में से इतने को सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, यानी कि घटा देना पड़ेगा। अगर आप घटा देंगे तो आप क्या पाएंगे, ये जो डिस्टेंस है वो a माइनस h है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके लिए a दूरी चलिए तो आप इसको क्या कहते हैं, x बराबर a, और अगर आप ये दूरी a माइनस h है तो अगर इसको चलेंगे तो इसको फिर क्या बोलेंगे, x बराबर a माइनस h नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है? अगर ये टोटल डिस्टेंस a है और इतनी h है, अगर ये टोटल डिस्टेंस a है और इतनी h है, तो इतने को क्या कहेंगे, a माइनस h। ठीक, तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, a माइनस h। अच्छा, यही सेम काम अगर मैं ये h डिस्टेंस, किसी का मैंने प्रश्न है h डिस्टेंस इधर ना चला होता
उधर चला गया होता, यानी कि इस तरफ चला गया होता, इस तरफ ये चला गया होता। अगर मैं इस तरफ चला गया होता तो फिर आप तब बताइए यहां से लेकर यहां तक की दूरी 10 है, इतनी 2 चल रही है तो टोटल 12 नहीं होगी। यानी कि मैं अगर आगे जाता हूं तो मैं बढ़ता हूं और पीछे जाता हूं तो बढ़ जाता हूं। तो अगर आप इतनी डिस्टेंस पर बातचीत करी जाए तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस अब आपको a प्लस एच मिलेगी। अगर ये a प्लस एच मिलेगी तो इसको हम लोग कहेंगे x बराबर a प्लस एच। ठीक, तो यानी कि आपके दिमाग में क्या आया, यहां पर आपके दिमाग में आया कि जब आप a प्लस एच कर रहे हैं तो आपको दाएं तरफ जाना पड़ रहा है, और जब आप a माइनस एच कर रहे हैं यानी कि आप इस तरफ जा रहे हैं तो आपको बाएं तरफ जाना पड़ रहा है। तो अगर आप दाएं तरफ और बाएं तरफ, ये बात आपको समझ आ रही है तो मैं बोल रहा हूं, इधर आप राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड, अगर इधर राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड है तो आप क्या कहेंगे, यहां पर आपको देखिए 3 पॉइंट मिलते हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ठीक, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट। इस पॉइंट के बाद अगर आप पॉइंट बोलेंगे तो इसको आप a प्लस एच का नाम देंगे, और अगर इसको कहेंगे तो आप इसको a कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, a प्लस एच कहेंगे। मैं अभी a पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल बात कर रहा हूं, सॉरी यहां पर गलती हुई यार, ये a माइनस एच लिखा है, इसको भी तो a माइनस एच लिखोगे। तो इसके लिए आप क्या कहते हैं, a प्लस एच, और इसके लिए क्या कहते हैं, a माइनस एच। लेकिन जब आप a प्लस एच बोलते हो तो आपके दिमाग में आता है कि आप राइट साइड कहते हैं, और जब आप a माइनस एच के लिए गए तो आप बोलते हैं लेफ्ट साइड कहते हैं। लेकिन कहां गए थे, तो हम लोग यार अभी हम लोग पढ़ा था कि जो h दूरी है वो छोटी दूरी है और वो किसके अंदर आ रही है, लिमिट के अंदर आ रही है। अगर ये लिमिट के अंदर आ रही है, ठीक, अंडर लिमिट है, तो फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे, राइट हैंड लिमिट, क्योंकि दाएं तरफ है, और इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, अर्थात वाम पक्ष की मां, और ये दाएं पक्ष की मां। ठीक, तो हम लोगों ने ये पढ़ रखा है। अब इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, जब लिमिट का अस्तित्व पता करना होता है तो हम लोगों को क्या देखना पड़ता है कि लिमिट दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में, अर्थात इन दोनों ही जगहों पर फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए, अर्थात LHL इक्वल टू RHL। अगर ऐसा है तब फिर उस लिमिट का अस्तित्व है, यानी कि हम लोग कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में पाया और देखा कि लिमिट एग्जिस्ट करने का तरीका क्या होता है। तो क्या सीखा हम लोगों ने कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर दोनों ही आपस में बराबर हो जाती हैं तो उस फलन की लिमिट एग्जिस्ट करने लगती है। एग्जिस्ट करने का मतलब, अगर आपके सामने प्रश्न लिख के आता है, कक्षा 11 में आपने पढ़ रखा है, तब ऐसा प्रश्न लिख के आता था कि एक फला फंक्शन दे दिया जाता था और कहा जाता था कि बताइए क्या x बराबर 4 पर, x बराबर 5 पर, x बराबर 6 पर सीमा का अस्तित्व है। तो यार हम लोग ये कहते थे, अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में एक दूसरे की इक्वल हो जाती थी तो फिर उस सीमा का अस्तित्व होता था। जैसे कि अगर कहीं पर फंक्शन लिखा हुआ है तो अगर हम लोगों ने RHL में, जैसे मान लीजिए मुझको a पर चेक करना है, तो ये देखो a दूरी होगी और h तो आना ही आना है, तो यानी कि फंक्शन ऑफ a प्लस h ये हो गया RHL, और फंक्शन ऑफ a माइनस h ये क्या हो गया LHL। अगर इन दोनों ही की वैल्यू आपस में कैसी आ जाए, सेम, अगर f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a माइनस h आपस में बराबर हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, यानी कि सीमा का अस्तित्व हो जाता है। ठीक, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लोग इसी के आगे पढ़ेंगे। अब हम लोगों को कंटिन्यूटी ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि कंटिन्यूटी किस तरीके से कंटिन्यूटी में किस तरीके से लिमिट का योगदान रहता है। हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से पता चलेगा। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय।